नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ईरान में भारत की क्रेन बढ़ा रही है चीन और पाकिस्तान की टेंशन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान की अकड़ पड़ी ढीली, कश्मीर मुद्दे पर भारत से की शांति की बात। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 100 करोड़ के धन उगाही मामले में घिरी उद्धव सरकार। फडणवीस बोले दिल्ली जाकर सीबीआई जांच की करेंगे मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ईरान में भारत की क्रेन बढ़ा रही है चीन और पाकिस्तान की टेंशन, जानिए कैसे। जी हां दोस्तों, भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह पर आपसी संपर्क बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2020 में भारत की तरफ से चाबहार बंदरगाह पर 2 मोबाइल क्रेन भेजी गई थी और एक बार फिर अब उपकरणों को दूसरा जत्था चाबहार पहुंच चुका है। इन क्रेन्स की कीमत $25 मिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। ईरान, अफगानिस्तान और भारत का साझा प्रयास चाबहार बंदरगाह सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है। ईरान के खनिज संसाधनों से भरपूर दक्षिण तट पर स्थित इस बंदरगाह को ईरान, अफगानिस्तान और भारत साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं। पिछले माह सरकार की तरफ से बताया गया था कि 2 और क्रेन्स को वेनिस में लोड किया जा रहा है और ये क्रेन मार्च के अंत तक चाबहार बंदरगाह पर पहुंच जाएगी। 2 और क्रेन जून माह के अंत तक चाबहार पहुंचेगी। सरकार के मुताबिक मोबाइल हार्बर क्रेज के बाद चाबहार पर रेल माउंटेड क्रेन भेजने की तैयारी है। साल 2016 में हुआ समझौता 31 जनवरी 2021 तक चाबहार टर्मिनल पर 13,752 कंटेनर और 18 लाख टन थोक जनरल कार्गो पर पहुंचा है। चाबहार का विकास न सिर्फ भारत और ईरान के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने वाला है, बल्कि दोनों देशों के बीच मैरीटाइम ट्रेड को भी बढ़ाने में मददगार साबित होने वाला है। भारत और ईरान के बीच 23 मई 2016 को $85 मिलियन की कीमत वाला एक समझौता साइन हुआ था। इस समझौते के तहत पहले केस में उपकरण, मशीन सप्लाई करने के अलावा पोर्ट पर ऑपरेशन शुरू कर रजामंदी बनी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान की अकड़ पड़ी ढीली, कश्मीर मुद्दे पर भारत से की शांति की बात। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत करने की बात करता आ रहा है। पिछले 2 महीने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार भारत से शांति की बात कर चुके हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर बाजवा भी लगातार भारत से पुरानी बातें भूलकर बातचीत करने की वकालत कर चुके हैं। इसी बीच पाकिस्तान हाई कमीशन ने भारत पाकिस्तान संबंध को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के साथ बातचीत की पेशकश की है। पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2 महीने के दौरान कई बार भारत के सामने बातचीत की बात कही गई है। इस बार पाकिस्तान हाई कमीशन ने कहा है कि शांति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से होना चाहिए। खासकर जम्मू कश्मीर में 70 सालों से लगातार दोनों देशों के बीच मतभेद चला आ रहा है। पाकिस्तान हाई कमीशन का बयान ऐसे वक्त में आया है जब ऐसी खबरें हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता करवाने की मध्यस्थता संयुक्त अरब अमीरात करवा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 100 करोड़ के धन उगाही मामले में घिरी उद्धव सरकार। फडणवीस बोले दिल्ली जाकर सीबीआई जांच की करेंगे मांग। जी हां दोस्तों, एंटीलिया मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर बम के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को हुई शरद पवार की प्रेस वार्ता के बाद इस मामले पर अपना मत रखा है। फडणवीस ने शरद पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि एनसीपी की जानकारी सही नहीं है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि शरद पवार राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वे बेहद गंभीर हैं। फडणवीस ने बताया 15 से 27 फरवरी अनिल देशमुख क्वारंटीन में नहीं थे, वे अधिकारी व अन्य लोगों से मिलने में व्यस्त थे। फडणवीस ने कहा एंटीलिया मामले को लेकर जो भी बातें सामने आई हैं वो वाकई हैरान करने वाली है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार गृह मंत्री अनिल देशमुख 17 फरवरी को सह्याद्री गेस्ट हाउस में थे और उसके बाद 24 फरवरी को अपने घर से मंत्रालय गए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चल रहा है। बता दें कि बीते दिनों इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि हमारी सरकार ने इसका कड़ाई से निपटारा किया था। फडणवीस का दावा है कि इस घटना को लेकर उनके पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। इस बात को लेकर सारी जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पहले से ही थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस संबंध में वह शाम को दिल्ली जाएंगे और वहां गृह सचिव को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके साथ ही सीबीआई से भी इस मामले की जांच करवाने की मांग करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के 135 करोड़ लोगों ने दिखाई अपनी ताकत, किसी को नहीं सोने दिया भूखा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, संसद भवन में आज यानी मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि कोरोना कालखंड लॉकडाउन का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। 365 दिनों में 110 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करना
बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन दिनों भारत के सामर्थ्य का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा, ये कितनी बड़ी बात है कि दूसरे देश के लोग भारत से कभी दवाई कभी वैक्सीन मांगते हैं। इससे भारत का सामर्थ्य कोरोना कालखंड में भी बढ़ा है। भारत के 135 करोड़ लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। सेवा के माध्यम से किसी को भूखा नहीं सोने दिया। इससे पहले हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से लोगों से जुड़ने और योग्य उम्मीदवारों को टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचाने के साथ ही टीकाकरण प्राप्त करने में मदद करने की अपील की थी। पीएम ने सभी सांसदों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से इस बाबत संदेश दिया था। वहीं आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 मार्च से 75 स्थानों पर 75 सप्ताह का लंबा कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से गुजरात से शुरू किए जा रहे कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में हो रहा परिवर्तन, होली के पहले कई राज्यों में बारिश व ओलावृष्टि के आसार। जी हां दोस्तों, मौसम इन दिनों सुहावना बना हुआ है। ऐसा पाकिस्तान के पास बने पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान पर कम दबाव के क्षेत्र के लिए चलते हो रहा है। इस बीच मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इन दो कारणों के चलते होली के पहले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं पहाड़ों पर भी भारी बर्फबारी के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि की आशंका भी जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी होली से ठीक पहले मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। साथ ही जम्मू कश्मीर के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में हुए परिवर्तन की वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 से 24 मार्च के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में 22 से 23 मार्च तक भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए चेतावनी भी जारी की है। आईएमडी के अनुसार 23 मार्च को राजस्थान के अजमेर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर समेत कई जिलों में तेज हवाएं, आंधी और ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो इस राज्य के कई शहरों में सोमवार को हल्के बादल छाए रहे। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि सोमवार के बाद मंगलवार को भी इंदौर, भोपाल सहित कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 23 मार्च को एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय होगा, जिसका असर मध्य प्रदेश पर भी होगा। इसकी वजह से आने वाले दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ का भी कुछ यही हाल है। यहाँ चक्रवात के सक्रिय होने की वजह से एक दो जगहों पर खास तौर से बस्तर जिले के आसपास बारिश होने की संभावना है। वहीं 23 और 24 मार्च को गरज के साथ छींटे पड़ने या हल्की बरसात की भी आशंका जताई गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के अब तक के सबसे करीब से गुजरा अमेरिकी जासूसी विमान, दक्षिण चीन सागर में तनाव गहराया। जी हां दोस्तों, ताइवान को लेकर चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपना जासूसी विमान RC-135U चीन की सीमा के अब तक के सबसे करीब भेजा है। अमेरिका का यह जासूसी विमान मंगलवार को चीन की सीमा से मात्र 25 समुद्री मील की दूरी से गुजरा। अमेरिकी ने उत्तरी साउथ चाइना सी में अपनी गश्त को बहुत तेज कर दिया है, जो ताइवान स्ट्रेट और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। साउथ चाइना सी पर नजर रखने वाले चीनी थिंक टैंक SCSPI के मुताबिक यूएस एयरफोर्स का यह जासूसी करने वाला विमान RC-135U चीन के तट से सबसे कम दूरी तय करते हुए गुजरा। अमेरिकी विमान के निशाने पर चीन का शानतोउ शहर था, जो ताइवान स्ट्रेट के पास गुआंगडोंग प्रांत में पड़ता है। यही नहीं, अमेरिकी नौसेना का एक P-8A निगरानी विमान और EP-3E एरिस इलेक्ट्रॉनिक खुफिया निगरानी विमान भी उत्तरी साउथ चाइना सी में गश्त लगा रहा था। अमेरिका पिछले एक साल से हर दिन दक्षिण चीन सागर में अपने जासूसी विमान भेज रहा है। अमेरिकी वायुसेना के पास 2 खास जासूसी विमान हैं, जिसमें विदेशी सेना के जमीन को तलाश करना और नौसैनिक तथा हवाई रेडार के सिग्नल को तलाश करने की क्षमता है। इन एयरक्राफ्ट की मदद से अमेरिकी सेना चीनी सेना PLA के रेडार उपकरणों के बारे में काफी सूचना हासिल कर सकती है। शानतोउ शहर में PLA का एयरफील्ड स्थित है। इससे पहले ताइवान ने चेतावनी दी थी कि चीन उसके ऊपर हमले और घेराबंदी करने की तैयारी कर रहा है। चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती कर रहा है, ताकि युद्ध की सूरत में विदेशी सेनाएं उसकी मदद न कर सके। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन मनोवैज्ञानिक युद्ध ला रहा है, जिससे लोगों का भरोसा ताइवान की सेना पर कम हो जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत महासागर को मिसाइलों से पाटने की तैयारी में अमेरिका, चीन रूस की हेकड़ी होगी गुम। जी हां दोस्तों, चीन और रूस से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने प्रशांत महासागर और चीन सागर को अटैक और इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस करने का फैसला किया है। अमेरिकी नौसेना के इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल फिलिप S. डेविडसन की चेतावनी के बाद अमेरिकी कांग्रेस इस प्रस्ताव को मंजूरी देने जा रही है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी कांग्रेस के रक्षा मामलों से संबंधित एक शक्तिशाली कमेटी के सामने चीन और रूस से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए
मिसाइल डिफेंस बेस बनाने का अनुरोध किया था। पेंटागन ने इंडो पैसिफिक डिफेंस एक्ट के अंतर्गत एक जमीनी एकीकृत एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की स्थापना के लिए लगभग $98 मिलियन के बजट को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। इस डिफेंस सिस्टम के जरिए अमेरिका एक साथ चीन और रूस की संयुक्त चालबाजियों पर निगाह रखना चाहता है। दरअसल अमेरिका को प्रशांत महासागर के गुआम में स्थित अपने नौसैनिक अड्डे को लेकर चिंता सता रही है। पिछले साल ही चीन ने गुआम पर हमले का एक नकली वीडियो जारी किया था। उधर चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को बना लिया है। अमेरिका इस प्रपोजल के जरिए गुआम में एक एकीकृत डिफेंस सिस्टम को स्थापित करेगा। यह सिस्टम दुश्मनों की मिसाइलों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही ट्रैक कर लेगा, जिससे एंटी मिसाइल सिस्टम उसे हवा में ही मार गिराने में सक्षम होगा। बताया जा रहा है कि इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर के आसपास होगी, जिससे अमेरिका को अपनी रक्षा के लिए अधिक समय मिल पाएगा। जापानी मीडिया निक्केई एशिया ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के दस्तावेजों में बताया गया है कि संयुक्त राज्य के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा पारंपरिक रुकावटों का बढ़ना है। एक वैध और सुरक्षित रक्षा क्षमता के बिना चीन इस इलाके में अमेरिकी हितों के खिलाफ दबाव बना सकता है। इंडो पैसिफिक का सैन्य संतुलन अधिक प्रतिकूल होने के कारण अमेरिका को इसका अतिरिक्त जोखिम उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका के दुश्मन एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के खिलाफ नया गठजोड़ बनाने की तैयारी में रूस, चीन पहुंचे पुतिन के खास मंत्री। जी हां दोस्तों, अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन और रूस अपने संबंधों को मजबूत करने में जुटे हैं। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खास संदेश लेकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अपने चीनी समक्ष वांग यी के साथ वार्ता करने के लिए सोमवार को चीन पहुंचे। दोनों देशों ने मानवाधिकार हनन सहित कई मुद्दों पर उनके खिलाफ सख्त नीतियां अपनाने की बाइडेन प्रशासन की योजना का मुकाबला करने के लिए अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिशों तेज कर दी हैं। इसी उद्देश्य को लेकर रूसी विदेश मंत्री चीन की यात्रा पर हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने यहां प्रेस वार्ता में बताया कि लावरोव सोमवार और मंगलवार को वांग से वार्ता करेंगे। हालांकि हुआ ने इस बात से इनकार किया कि चीन और रूस अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बना रहे हैं। हम दूसरों के खिलाफ गुट बनाने, साजिश रचने या अन्य दुर्भावनापूर्ण इरादा रखने वाले अन्य देशों की तरह कार्य नहीं करते। उन्होंने कहा कि चीन और रूस हमेशा से विश्व में वर्चस्व और ध्वंस जमाने के खिलाफ करीबी सहयोग में एक साथ खड़े रहे हैं। हम विश्व शांति एवं स्थिरता के लिए एक स्तंभ बन गए हैं। गौरतलब है कि चीन ने हाल ही में हुए 4 देशों के समूह क्वाड की बैठक की आलोचना की थी। इन देशों में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। बैठक में क्वाड के सदस्य देशों के शीर्ष नेतृत्व शामिल हुए थे। चीन की यात्रा पर आने से पहले मीडिया को दिए विभिन्न साक्षात्कार में लावरोव ने कहा था कि अमेरिका और उसके साझेदार अन्य देशों पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश कर रहे हैं और बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना में बाधा डाल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पहाड़ों में भारी बर्फबारी से फिर लौटी ठंड। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश। जाने अपने शहर में मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, देश के कई इलाकों में मौसम बीच बीच में करवट ले रहा है। दरअसल एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और कश्मीर और इसके आसपास के क्षेत्रों पर सक्रिय है। इसके अलावा एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों पर फैला हुआ है, जिसके कारण मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है आज भी दिल्ली में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों के अलावा इन क्षेत्रों पर भी आज बारिश हो सकती है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, फतेहाबाद, बरवाला, जिंद, आदमपुर, हिसार, हांसी, महम, तोशाम, भिवानी, नारनौल, महेंद्रगढ़ के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। इसी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण सोमवार को दिल्ली एनसीआर समेत कई और इलाकों में बारिश देखने को मिली थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी मौसम के करवट लेने की बात कही थी। साथ ही कही थी कि आने वाले 2-3 दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी भी होने के आसार जताए हैं। आईएमडी के अनुसार आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। इधर स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय के 1 या 2 भारी इलाकों में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम मध्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर ओलावृष्टि की भी संभावना है, जबकि मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा में गरज के साथ बारिश। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना अलर्ट मोड पर यूपी सरकार। कक्षा 8 तक के स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने से उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और कई बड़े फैसले लिए। बैठक में कहा गया कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय एवं निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च 2021 को बंद करने का फैसला लिया गया। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं को कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हुए संपन्न कराया जाएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भरपूर उपयोग करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। इसके साथ ही जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करने में कोई लापरवाही न बरते। मुख्यमंत्री ने होली पर कोरोना को लेकर विशेष तौर पर सतर्क रहने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के दौरान
ईरान पर अवैध शराब को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कहीं भी अवैध शराब का धंधा करने वाले लोगों को बचना नहीं चाहिए। अवैध शराब के धंधे में जो भी लिप्त पाया जाए उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को इस पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली और आने वाले पर्वों पर कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक है। पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, ऐसे में विशेष सतर्कता बरती जानी चाहिए। विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ने की स्थिति के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। बैठक में कहा गया कि कोरोना से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए संक्रमण की स्थिति को रोकने के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल या कर्मचारी की तैनाती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में प्रत्येक जनपद में एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। J-20 लड़ाकू विमान को महाशक्तिशाली बनाने का चीनी सपना टूटा, अमेरिका और रूस ने ऐसे दी मात। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों की बढ़ती तादाद से चीन के होश उड़े हुए हैं। इस बीच उसके J-20 लड़ाकू विमान को महाशक्तिशाली बनाने का सपना भी चकनाचूर हो गया है। चीन के सपने पर पानी फेरने के पीछे अमेरिका और रूस का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल चीन अपने J-20 लड़ाकू विमान को अधिक ताकतवर बनाने के लिए यूक्रेन की इंजन निर्माता कंपनी मोटर सिच पर कब्जा करने की फिराक में था। मोटर सिच दुनिया की जानी मानी विमान इंजन निर्माता कंपनी है। इस कंपनी ने रूसी Mi हेलीकॉप्टर, एंटोनोव एयरक्राफ्ट सहित कई विमानों के लिए इंजन बनाए हैं। इस कंपनी के बने इंजनों को भारतीय वायुसेना भी अपने हेलीकॉप्टरों और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करती है। चीन को अपने इस स्टील्थ फाइटर जेट को ताकतवर बनाने के लिए एक शक्तिशाली इंजन की तलाश थी, क्योंकि लड़ाकू विमानों के इंजन की तकनीकी बहुत जटिल होती है और चीन के पास ऐसा कोई इंजन नहीं है जो J-20 को उतनी ताकत दे सके जितना ड्रैगन चाहता है। इसके लिए चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश रची। अमेरिका को तो पहले से ही चीन की नीयत पर शक था, वहीं रूस को बाद में चीन की चोरी का पता चला, जिसके बाद वह भी चीन के खिलाफ हो गया। 2020 के आखिरी महीने में ही चीन ने गोबी रेगिस्तान में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के J-20 विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया था। इस युद्धाभ्यास में शामिल 6 J-20 फाइटर जेट्स ने लद्दाख के पास तैनात H-6 बमवर्षक विमानों के साथ लाइव फायर एक्सरसाइज की थी। चीन के J-20 लड़ाकू विमान को माइटी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाकू विमान आवाज से दोगुनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसे चीन की चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इस विमान को ज्यादा ताकत प्रदान करने के लिए 2 इंजन लगे हुए हैं। इसमें एक ही पायलट के बैठने की सीट होती है। चीन का दावा है कि इस लड़ाकू विमान को हर मौसम में उड़ाया जा सकता है। चीन तो यहां तक दावा करता है कि यह लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीकी से लैस है, जिसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता है। आपको यह बता दें, यह दुनिया का तीसरा ऑपरेशनल फाइटर जेट है। पहले के 2 F-22 रैप्टर और F-35 अमेरिकी एयरफोर्स में तैनात हैं। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच होती है। इसकी ऊंचाई 4.45 मीटर और विंग स्पैन 12.88 से 13.50 मीटर के बीच है। J-20 का खाली वजन 19,391 किलोग्राम है, जबकि यह 100 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, जिसमें फ्यूल और हथियार भी शामिल हैं। यह लड़ाकू विमान 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चीन का दावा है यह 2,000 किलोमीटर के इलाके में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इस जेट में 11,340 किलोग्राम तक का जेट फ्यूल भरा जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर उजागर हुआ पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, संघर्ष विराम के बावजूद LOC पर घुसपैठ की कोशिश जारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष विराम के बावजूद घुसपैठ को लेकर सीमा पार से हरकत लगातार जारी है। इसके चलते सुरक्षा एजेंसी को उच्च स्तर की सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। पिछले एक हफ्ते में 2 बार घुसपैठ के प्रयास विफल किए गए हैं। एजेंसियों को इस बात की पुख्ता सूचना है कि पाक स्थित आतंकी संगठन कश्मीर घाटी में बड़ी घटना को अंजाम न दे पाने की वजह से हताश है। पाकिस्तान द्वारा FTF के सामने दिए गए भरोसे के बावजूद आतंकी संगठनों पर नकेल नहीं कसी गई है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तान से सटी सीमा पर बने लॉन्चिंग पैड में आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं। BSF तकनीकी के माध्यम से ऐसे संवेदनशील बिंदुओं पर खास निगरानी कर रही है जहां बाढ़ न होने की वजह से घुसपैठ की आशंका ज्यादा है। कल ही शोपियां में लश्कर तैयबा के 4 आतंकवादी मुठभेड़ में ढेर हुए। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने सोमवार को लश्कर तैयबा के 4 आतंकवादियों को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया था कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जिले के मनिहाल क्षेत्र में आधी रात के आसपास घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि घाटी में इस साल अब तक 9 मुठभेड़ हुई है, जिनमें से 8 दक्षिणी कश्मीर में, 1 मुठभेड़ उत्तरी कश्मीर में हुई है। कुमार ने कहा इन 9 मुठभेड़ों में 19 आतंकवादी मारे गए हैं,
जिनमें से 9 अकेले शोपियां जिले से थे और 2 शीर्ष आतंकी कमांडर थे। उन्होंने कहा कि साल 18 युवा आतंकवाद से जुड़े हैं, जिनमें से 5 विभिन्न मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं और 3 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा शेष अब भी सक्रिय हैं और हम उनके माता पिता से उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने की अपील कर रहे हैं। इनमें से कुछ लौट सकते हैं। इसके अलावा आतंकवाद से जुड़े 7 युवाओं को उनके परिवारों की मदद से वापस लाया जा चुका है। अभिभावकों का सुरक्षा बलों पर विश्वास बढ़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा ही असम को घुसपैठ, उग्रवाद और बाढ़ से मुक्त कर सकती है, शाह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि केवल भाजपा ही असम को घुसपैठ, उग्रवाद और बाढ़ के खतरों से मुक्त कर सकती है। शाह ने कहा कि उन्होंने हाल ही में बोरदुआ में श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली का दौरा किया था, जहां कांग्रेस के शासनकाल में घुसपैठियों द्वारा भूमि का अतिक्रमण किया गया था। उन्होंने कहा, मैंने अधिकारियों से पूछा था कि मेरा हेलीकॉप्टर कहां उतरेगा और उन्होंने कहा कि उस जगह पर जहां कभी अतिक्रमण करने वाले रहते थे। मैं आश्चर्यचकित था कि वहां एक भी कब्जा करने वाला नहीं था और यह पिछले 5 वर्षों में राज्य में सर्बानंद सोनोवाल सरकार के शासन में संभव हो पाया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।